हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा यानी 6वीं की गणित और हम पहुँचे हैं यहाँ पे अध्याय 14 में। और इस वीडियो में अध्याय 14 के पहले वीडियो है और इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 14.1 और समीकरण से संबंधित कुछ बातें हैं कि समीकरण क्या है, समीकरण हम क्यों पढ़ें, समीकरण को कैसे बनाएं, समीकरण से सवाल कैसे हल करें, ये सारी बातों को हम पहले देखेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 6वीं की अध्याय 13 की वीडियो देखे थे, अपलोड किए थे। अगर उसको आप नहीं देख पाए होंगे तो ये है अध्याय 13 की दूसरा वीडियो, इसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि प्रश्नावली 13 को कैसे हल करना है। ठीक है, सारी प्रश्नों का हल उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं समीकरण, अध्याय 14 समीकरण। और एक बात और कि मैं भूल जाता हूँ कि पढ़ाने के चक्कर में भूल जाता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें करके मैं भूल जाता हूँ। लेकिन आपको नहीं भूलना है कि अगर आपको ज़रूरत है क्लास 6 की, क्लास 7 की मैथ्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक कम से कम। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। समीकरण क्या है ना। समीकरण क्या है के बाद हम समीकरण क्यों पढ़ें ये भी हम देखेंगे। समीकरण क्यों ज़रूरी है पढ़ना, या फिर हमको जो पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, फिर समीकरण कैसे बनाएं या समीकरण से संबंधित सवाल कैसे हल करें, ये सारी बातों को हम बारी बारी से देखेंगे। और कुछ अभ्यास के प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 14.1 के जो प्रश्न हैं, सवाल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन से, इन सभी सवालों को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अभी शुरू करेंगे समीकरण क्या है से। तो समीकरण क्या है, देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तुलना करना पड़ जाता है ना, दो आंकड़ों में तुलना करना पड़ता है। तो उस तुलना को, तुलनात्मक तथ्य को हम समीकरण के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कथन दिया हुआ है, उसके बीच में जो बॉक्स रखा गया है इसमें कौन से चिन्ह आएंगे ये पूछा गया है हमको। ठीक है, बराबर, बड़ा या छोटा कौन आएगा। तो यहाँ पे आप पहला कथन आप देखेंगे तो 3 और 5 होता है। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। इधर वाला जो पक्ष है ये वाला बड़ा है, तो इसको बड़ा का चिन्ह लगाइए। ठीक है, दूसरा में क्या कहा गया है, 8 7 15 होता है, इधर भी 15 है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। 4 और 6 10 होता है, इधर 11 है तो छोटा का चिन्ह लगेगा, 10 छोटा है 11 से। चौथा में 13 और 8 और 13 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 18 है, मतलब इस तरफ वाले जो है ये छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह लगाए हैं। 21 होता है तो 5वें नंबर पे 23 और 7 30 होता है, यहाँ भी 30 है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये बच्चों ये कुछ कथन हैं दिए हुए हैं, वो कुछ कथन है, उसको अंकों के रूप में लिख करके उसके बीच में चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार जब दो पक्ष होता है, कथन में दो पक्ष हो और बीच में बराबर की चिन्ह लगा हो या दोनों पक्ष बराबर हो, इस बराबर का चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड जो है बराबर है। आमने सामने की जो साइड है, एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो आपके बाएं तरफ है, और दाहिने तरफ है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, या फिर हिंदी में दायां पक्ष और हिंदी में बायां पक्ष, इसको बायां पक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, समीकरण दो पक्ष होते हैं जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, एक कथन होता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है, एक कथन होता है जिसके दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, ये समीकरण हो गए। इसको हमको समझने के लिए कुछ और उदाहरण या क्रियाकलाप है उसको देखते हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने ये ग लिख दिया गया है, ये x है, x का मान दिया गया है, x के दिए मानों के लिए कथन सत्य है या असत्य बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए x + 3 = 8। ठीक है, x धन 3 बराबर 8 दिया है। यदि x का मान 5 है तो कथन क्या है करके पूछ रहे हैं। तो अगर देखिए ये है हमारा समीकरण, इसको बोलते हैं बच्चों समीकरण। खाली इसी को नहीं बोलेंगे समीकरण। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ अंक दिया है जो कि क्या है, सभी के सभी अचर राशि है,
इनकी मान को बदला नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं अचर राशि। और चर राशि किसको बोलते हैं? ये है चर राशि। यहाँ पे x का मान बदला जा सकता है। पहले में x का मान 5 होगा, तो दूसरे में x का मान 7 दिया है, तीसरे में x का मान 8 दिया है। मतलब चर राशि का क्या होता है, उसका मान कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं चर राशि। तो ऐसे समीकरण या ऐसे कथन जिनमें चर अंक होते हैं या चर राशि होते हैं अचर के साथ में, अचर के साथ में चर राशि होती है और दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बराबर होते हैं। देखिए बराबर का चिन्ह दिख रहा है, बराबर होते हैं, तो ऐसे कथन को हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x + 3 = 8, x धन 3 = 8। यदि x 5 है, x = 5 है, तो क्या ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन सत्य है कि असत्य है, ये आपको जांचना है। तो बच्चों अगर हम x का मान x बराबर यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या होगा, 5 और 3 8 होगा और बराबर 8 लिखा है, अर्थात ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, कथन सत्य है। ठीक ऐसे ही सभी बक्सों में भरना है। दूसरा सवाल क्या है, x - 2 = 4। ठीक, यदि x = 7 तो कथन क्या है। यहाँ पे अगर हम 7 रख के देखेंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो कितना, 5 बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो बराबर, ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, x का मान 7 रखने पे हमारा 4 उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे असत्य लिखेंगे। ठीक, ये असत्य कथन है। x + 2 = 10, यदि x = 8 तो कथन क्या है। यहाँ पे यह पूछा गया है कि x धन 2 = 10 है, यदि x का मान 8 हो तो क्या ये कथन सत्य है। यहाँ पे हम 8 रख के देखेंगे तो 8 और 2 10 होता है, तो बिल्कुल ये कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे देखिए अगला, 7 = 12 - x, क्या ये कथन सत्य है। x की जगह 3 रखना है बोले हैं। यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 आएगा। लेकिन इधर 7 है बराबर में, है ना, 9 और 7 बराबर होंगे क्या, नहीं है ना, एक इधर वाला कम हो गया 7 वाला, 9 वाला ज़्यादा हो गया, तो बराबर नहीं है। लेकिन ये बराबर का चिन्ह दे दिया है, अर्थात एक गलत कथन है, असत्य है, असत्य कथन है। पांचवें कथन को देखिए, 3 = x - 9, यदि x = 5 हो। तो अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे और 5 - 9 करेंगे तो 5 में से तो -9 होता ही नहीं है, ये 3 उत्तर आएगा ही नहीं, है ना, अर्थात ये कथन भी असत्य है। ठीक है, अभी तक आप पढ़े हो कि इस तरह से आप नहीं पढ़े होंगे, है ना, इसको आप पढ़े होंगे 12 - 3 = 9, इस प्रकार से पढ़े होंगे। उत्तर बाद में आता है, तो इसका मतलब आप समझिए, आप आगे की क्लास जा रहे हैं, बराबर का चिन्ह होता है, इसका मतलब ये होता है कि इधर की साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब यही होता है। बराबर चिन्ह का मतलब, चाहे आप 9 को इस पार रख दो और बराबर करके 12 - 3 कर दो, तो इसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये जगह बस बदलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है, कैसे उल्टा पुल्टा लिखा है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा होता है समीकरण में। तो ठीक है, आप जान गए होंगे समीकरण क्या है, उसको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, समीकरण को परिभाषित करके लिखा है, ऐसे कथन जिनमें चर अंक मतलब वही x, y, z, p, q, r, ये सब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वही क्या है, हमारा चर अंक है, जिसके मान बदलते रहते हैं उसको चर अंक बोलते हैं। तो ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष बराबर हो उसे समीकरण कहते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समीकरण क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि समीकरण हम क्यों पढ़ें भाई। समीकरण हम तो ऐसे ही जोड़ना घटाना जान लेते हैं, है ना, इसमें जोड़ना घटाना ही तो है ना, जोड़ना है घटाना है, सभी में किसी जगह गुणा हो सकता है, और है ना, तो ये सब हम तो जानते हैं, तो फिर समीकरण क्यों पढ़ें, ये सवाल आता है। तो हमें समीकरण क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण है, उसको देखिए। एक दिन नरेश ने अपने साथियों से एक सवाल पूछा, 2 टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं, दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुने अमरूद हैं। यदि पहली टोकरी में 8 और अमरूद रख दिए जाएं, तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। क्या आप लोग दोनों टोकरियों में अमरूदों की संख्या बता सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पहले बातों को समझना पड़ता है। ठीक है, बात में क्या कहा गया है या सवाल में क्या कहा गया है उसको पढ़ के समझना पड़ता है, तभी हम सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये कहा गया है 2 टोकरियों में, हम यहाँ पे टोकरी बना लेंगे, या सिंपल ये मान लीजिए 2 टोकरी है,
ठीक है, 2 टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं। दूसरी टोकरी में, ये पहला टोकरी है और ये दूसरा टोकरी है, दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुने अमरूद है। मान लीजिए यहाँ पे 3 अमरूद है, तो दूसरे टोकरी में क्या बोला है, दूसरे टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुना, इस टोकरी के 2 गुना है, मतलब 3 गुना 2, अर्थात ये यहाँ पे 6 है। दुगुना का मतलब डबल होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे जितना भी है उसका डबल है। अगर यहाँ हम 3 मानेंगे तो यहाँ 6 है, अगर हम यहाँ 4 मानेंगे तो यहाँ 8 है, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 10 मानेंगे 10 दूनी 20, यहाँ 20 होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो 2 गुणे अमरूद है दूसरे वाले में। यदि पहली टोकरी में 8 और अमरूद रख दिए जाएँ तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे और 8 अमरूद रखते हैं तो दूसरी टोकरी और पहली टोकरी के जो अमरूद है वो बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आप देखिए 3 अमरूद रखे हैं तो बराबर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 है और 3 में 8 रख रहे हैं तो ये 11 हो गया और ये 6 हो गया, बराबर नहीं हो रहा है ना। अर्थात ये 3 हम जो रख रहे हैं ये गलत है, कोई अलग संख्या में यहाँ पे अमरूद रखे हुए हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी संख्या में रखा गया है? उसके लिए हम क्या करेंगे पता है आपको, कैसे इसको जानेंगे? इसीलिए हमको समीकरण पढ़ना पड़ेगा कि हम कैसे जानेंगे, ऐसे सवाल जब दिए हों तब कैसे जानेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे x का मान 7 माना गया है, वैसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x अमरूद रखे हुए हैं। ठीक है, पहली टोकरी में x अमरूद रखे हुए हैं, तो दूसरी टोकरी में क्या होगा, x के 2 गुने। अगर इसमें x है तो यहाँ पे x के 2 गुने हैं, तो यहाँ पे दूसरी टोकरी में लिख देता हूँ मैं x गुणा 2, या इसी को हम 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे टोकरी में कितना है, 2x है, यहाँ पे 2x अमरूद है। यदि पहली टोकरी में 8 और अमरूद रख दिए जाएं तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। तो प्रश्नानुसार पहली टोकरी में क्या है, 8 अमरूद और रख दिए जाए। यदि पहली टोकरी में 8 अमरूद, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, 2x होगा, 2 गुणे अमरूद है ना, 2x हो गए। यदि पहली टोकरी में 8 अमरूद और, तो यहाँ पे x प्लस 8 कर देते हैं। पहली टोकरी में 8 अमरूद और रख दिए जाएँ तो दूसरी टोकरी में जो 2x है उसके बराबर हो जाते हैं। मतलब ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, x प्लस 8 बन गया बराबर 2x। अब ये समीकरण बन गया तो हमारे लिए क्या हो गया, गणित को हल करना आसान हो गया। और इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x प्लस 8 इक्वल टू 2x, x प्लस 8 इक्वल टू 2x, x धन 8 बराबर 2x है ना। तो देखिए अगर हमको इस पक्ष को हल करें या इस पक्ष को हल करें, या बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 8 प्लस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर का मतलब वही होता है कि इधर को यहाँ रखो, यहाँ को यहाँ रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमको क्या करना है, 2x, x वाले जो भाग है उसको एक तरफ लाएंगे, तो ये जो प्लस x है तो पक्षांतर होता है ना, साइड चेंज होता है, तो क्या होता है उसको प्लस में रहता है माइनस हो जाता है, तो 2x है वो माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 8, 8 यहाँ पे अकेला बच जाएगा। अब ये प्लस और माइनस x हुआ तो 2x में से एक x माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2x है उसमें से एक x घटा देंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 8, अर्थात x का मान जो आया 8। तो यहाँ पे जो हमारा जो सवाल है x की वैल्यू 8 है, तो इसमें 8 और जोड़े थे, अर्थात यहाँ पे 16 अमरूद, और यहाँ पे भी 8 का x बराबर 8 है, तो यहाँ पे 8 लेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे भी 16 अमरूद। ठीक है, अर्थात दोनों में पहले में 8 अमरूद और दूसरे में 16 अमरूद रखे हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण, जब हमको समीकरण के रूप में मिल जाएगा तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हमको समीकरण पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमको समीकरण की ज़रूरत है, और हमने इसको पढ़ा तो समीकरण हमारा बन गया x प्लस 8 इक्वल टू 2x, x धन 8 बराबर 2x है ना। अब यहाँ पे उसी से संबंधित है कि समीकरण कैसे बनाएं। तो अब समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे हमने अभी पढ़ के बनाया है। एक खेल खेलते हैं, आप सब अपने मन में अपनी अपनी उम्र सोचिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए, योगफल को 2 से गुणा कर उसमें 10 घटाइए, जो अंतर आया उसमें अपनी उम्र को घटा दीजिए, आपका उत्तर ही आपकी उम्र है। देखिए आप भी ऐसा बता सकते हैं। आप किसी को, अपने साथी को कहें कि आप अपने उम्र को सोचिए मन में, जैसा कि मेरा उम्र 30 है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 30 प्लस 5 बराबर कितना हो गए, 35 हो गए। योगफल को 2 से गुणा कर दीजिए, मेरा योगफल आया 35,
तो 35 में 2 का गुणा कर दीजिए, 35 दूनी होता है 70, गुणा कर उसमें 10 घटाइए, 70 में 10 घटाएं तो कितना आ गया 60। जो अंतर आया उसमें अपनी उम्र को घटा दीजिए, तो मेरा उम्र था 30, तो जो अंतर आया है 60, इसमें से 30 घटा दूँ मैं, ठीक है, बच गया 30। अंतर आया उसमें अपनी उम्र को घटा दीजिए, आपका उत्तर ही आपकी उम्र है। देखिए जो उत्तर आएगा वो हमारा उम्र ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरह से खेल खेल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये तो मेरा उम्र था, मान लीजिए आपका उम्र 5, 10 या 1 मान लेते हैं, 1 से धन 5। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट होगा, इसमें 5 जोड़े हैं, 1 से उम्र है, इसमें 5 जोड़े तो 1 से धन 5। अब इस 1 से धन 5 में 2 का गुणा कर देंगे सामने से, तो ये 2 का जब गुणा होगा 1 के साथ तो ये 2x होगा, और 5 के साथ होगा 2 पंचे 10 होगा, ठीक है। इसको गुणा करने के बाद में क्या करना है, 10 घटा देना है, 10 घटाने के बाद अपनी उम्र को घटा देना है, इसमें 10 घटाना है। देखिए तो ये हो जाएगा, 10 घटाना है तो 2x + 10 - 10, तो 10 में से 10 घटेगा तो केवल यहाँ पे 2x बचेगा। अब 2x में से क्या करना है, अपनी उम्र को घटा देना है, तो हमारा उम्र था x, तो 2x में से 1 - x कर देंगे तो केवल यहाँ पे x बचेगी, और यही आपकी उम्र है जो पहले सोचे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है समीकरण बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा समीकरण कैसे बनाएं। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे है आपका प्रश्नावली 14.1। अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा, पीछे मुड़कर देख सकते हैं बैक करके, और वहाँ से आप समझ सकते हैं, है ना। हम स्टार्ट करते हैं 14.1 को, और हमारा 14.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समीकरण छांट कर लिखिए। ये बहुत सरल सवाल है। समीकरण में हमने आपको बताया है कि 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अगर ऐसा किसी में नहीं है तो वो समीकरण नहीं है, बाकी सब समीकरण है। पहला में है समीकरण, मतलब बराबर की चिन्ह है, 2 पक्ष है, तो ये समीकरण है। ये दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है, ये 5वां नहीं है, 6वां समीकरण है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और ये भी है। तो जहाँ जहाँ टिक लगा है उसको आप उत्तर लिखें या पहला का हल लिखें और लिखिए, समीकरण छांट कर लिखे, लिखा है ना। तो पहला, उसके बाद ये चौथा, उसके बाद 6वां, 7वां, 6वां और 7वां और 8वां, और सीधा 10वां। ये सभी समीकरण है, लिखिए उत्तर सीधा, ठीक है। सभी समीकरण है, ऐसा लिखिए, ठीक। सवाल नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित समीकरणों का बायां एवं दायां पक्ष बताइए। यह भी बहुत सरल सवाल है, सीधा हल करें। पहला लिखें और लिखिए बायां पक्ष, या फिर बायां पक्ष है -5, और लिखिए दायां पक्ष लिखिए x एक तरफ में, और दायां पक्ष है इसका 9। तो ये साइड में जितने भी हैं ये सभी क्या है, बायां पक्ष है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जितने भी हैं वो क्या है, वो दायां पक्ष है। ये आपको बताना है, दोनों पक्ष सभी सवाल में ऐसे ही बताना है, और कुछ नहीं हल करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बदलिए। यहाँ पे आपको समीकरण में बदलना है, ठीक है। तो हम सवाल पहले से लेते हैं। पहला सवाल क्या है, इसमें लिखा है किसी संख्या के 2 दुगुने में से 3 कम करने पर 17 आता है। तो यहाँ पे आपको अज्ञात संख्या के रूप में y लेना है, y का प्रयोग करके समीकरण बनाना है। प्रश्न में बोल दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे y के अलावा कोई भी संख्या नहीं लेंगे। तो आप तीसरा में हल लिखेंगे, और यहाँ पे पहला लिखते हैं। पहला में क्या है, किसी संख्या के 2 गुने, तो किसी संख्या हमने y लिया, y का 2 गुना क्या होता है, 2y होता है। ये 2y हमने लिख लिया, इसका 2 गुना 2y में से 3 कम करने पर, तो इसमें से हम 3 कम करना मतलब 3 ऋण करेंगे तो 17 आता है, बराबर 17। ये पहला समीकरण बन गया, 2y ऋण 3 = 17, 2y ऋण 3 बराबर 17। ये पहला समीकरण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा पढ़ के बनाना है, और किसी संख्या जो अज्ञात है उसके जगह हमको y लेना है सभी में। तो पहला दूसरा है किसी संख्या का छठा भाग 7 है,
तो किसी संख्या की जगह हमने लिया y और का छठवां भाग, तो इसका भाग 6 करें ऐसे कर दे सकते हैं, या फिर y/6 छठा भाग, किसी संख्या का छठा भाग 7 है बराबर 7 कर सकते हैं, या फिर y भाग 6 बराबर 7 कर सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरा को। ठीक है, ये पहला का हो गया, इस प्रकार से लिखना है, और ये दूसरा का हो गया y/6, y/6 बराबर 7, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तीसरा के समीकरण कैसे बनेगा। किसी संख्या एवं 5 का अंतर, तो किसी संख्या की जगह हमको क्या लेना है, y को लेना है, और 5 का अंतर बोला है अर्थात ऋण 5 होगा बराबर 8। किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है, तो हमारा क्या बन गया समीकरण, y-5 बराबर 8, ये तीसरा का। चौथा का कैसे बनेगा, किसी संख्या में 7 का गुणा कर 5 घटाने से 9 बचता है, तो किसी संख्या हमारा क्या है, y है, इसमें क्या करना है, 7 का गुणा करना है, तो गुणा 7 करने से ये हो जाता है 7y, सॉरी x लिख दिया मैं, 7y हो गया, तो हम सीधा 7y लिखेंगे, 7y हो गया हमको। किसी संख्या में 7 का गुणा करने पर 7y गुणा कर 5 घटाने से, इसमें ऋण 5 करेंगे 9 बचता है, ये बन गया हमारा अगला समीकरण चौथा। 7y - 5 = 9, ठीक, समीकरण चौथा। हम अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों 14.1 की, वो है समीकरण को कथन के रूप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4। अब ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप खुद से बनाओगे तब, है ना। यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कैसे बनाना है, इसको कथन में कैसे बदलना है। तो पहला जो समीकरण है उसको हम देखते हैं। पहला समीकरण को कैसे बनाएंगे, x - 6 बराबर 9, तो हम वैसे लिखेंगे जैसे अभी कथन पढ़ रहे थे। तो हम x को मान लेते हैं कोई संख्या, तो किसी संख्या में 6 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, ये बन गया कथन। ठीक है, ऐसे ही आपको कथन बनाने हैं। सवाल दूसरा का कथन कैसे बनेगा, किसी संख्या में 7 गुणा करके 14 घटाने से 0 मिलता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। किसी संख्या में 7 का गुणा कर 14 घटाने से 0 प्राप्त होता है, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा में क्या करना पड़ेगा, देखिए किसी संख्या के, x कोई संख्या है, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। किसी संख्या के 2 गुने में 3 का भाग देने से 6 प्राप्त होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने में 3 से भाग देने पर, या तीसरा भाग लिखना पड़ सकता है, या 3 से भाग देने पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीसरा को लिखता हूँ, किसी संख्या के 2 गुने में 3 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चौथा सवाल में लिखना है, किसी संख्या के दूसरे भाग पर लिखना है। ठीक है, ये देखिए कोई संख्या x, उसका 2 भाग किया गया है, भाग 2 लिखा है, मतलब 2 भाग। तो किसी संख्या के दूसरे भाग में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, ऐसे लिखना है। ठीक है, किसी संख्या के, इसको भी लिख देता हूँ मैं, किसी संख्या के दूसरे भाग में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, इसको कथन में ऐसे लिखना है। ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा, लास्ट, पांचवा में क्या है, 38 ऋण 2x बराबर 4 है, तो इसको कैसे लिखना है हमको, यहाँ पे
2x लिखा है, अर्थात 2 का गुणा है, किसी संख्या के साथ 2 का गुणा है। ठीक है, किसी संख्या का 2 का गुणा है, उसको 38 में से घटाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 38 में से किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर 4 प्राप्त होता है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, 38 में से किसी संख्या के दुगुने को घटाने पर 4 प्राप्त होता है, ये लास्ट के लिए बनेगा। ठीक है, और इस तरह से बच्चों हम प्रश्नावली 14.1 को पूरी तरीके से हल कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो शुरू से आप वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्रियाकलाप से लेकर के 14.1 के सवाल नंबर पहले से सभी सवालों को हल करके बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में देखेंगे कुछ अभ्यास और प्रश्नावली 14.2 को हल करके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहें, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और मैंने सबसे पहले जो रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर अपने साथियों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू बच्चों।